अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इंशाल्लाह हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरीज है, हम्म, एक इंस्टीट्यूशन के, एक इदारे के, वो हम पढ़ने जाएंगे। क्योंकि ये तकरीबन हमारा जो है क्लासरूम मैनेजमेंट का आज लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक क्लासरूम को, एक इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, कैसे रन किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से थ्योरीज हैं। तो मुख्तलिफ 2-3 थ्योरीज हैं, हम उनको इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज कहा जाता है, साइंटिफिक थ्योरीज कहा जाता है। बहुत अहम है और बहुत लाजमी है। इंशाल्लाह आज हम उनको डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि जो एल्टन मेयोज का जो बिहेवियरल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, वो हम पढ़ेंगे। एल्टन मेयो जो है वो एक मतलब आप कह सकते हैं उसको, एक ऑर्गेनाइजर था, एक मैनेजर था। इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटर था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए। ये एथॉन जो है एक फैक्ट्री था, जो कि अमेरिका के एक इलिनॉइस इसमें स्टेट में वाक़या था। इसमें 40,000 के करीब थे वर्कर्स थे। तो इन्होंने इन वर्कर्स पे एक्सपेरिमेंट किया। ये तकरीबन 1927 और 1933 यानी 1927 टू 1933 के दरमियान ये इन्होंने काम किया था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो इनका कहना है एल्टन मेयोज का कहना है एल्टन मेयो का कहना है कि वर्कर को जो है आप उनसे, अगर आप चाहेंगे कि उनसे ज़्यादा मैं प्रोडक्ट ले लूँ, उनको ज़्यादा मैं काम पे आमादा कर सकूँ, उनसे ज़्यादा काम मैं ले सकूँ, तो आपने जो है वक़्तन-फ़वक़्तन आपने उनके एनवायरनमेंट को चेंज करना है। मकतल वो म म मकतब वो ऐसा कहता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सीटिंग अरेंजमेंट है, तो आप 1 महीने ऐसा है, अगले महीने आप सबकी सीटिंग अरेंजमेंट को आप चेंज कर लें। इसके अलावा जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्क स्टेशन है, आप इसको शिफ्ट करें। आप इसको शिफ्ट करेंगे तो आपके प्रोडक्टिविटी में, आपके प्रोडक्शन में ज़्यादा से बेहतर जो है होंगी। इसके अलावा जो है आप वर्क स्टेशन को जो है वक़्तन-फ़वक़्तन आप क्लीन करवाएँ, साफ़ करवाएँ, उनको पेंट करवाएँ और उसमें जो है मुख्तलिफ़ आप चेंजेज़ उसमें लाते जाएँ। तो इससे ये होगा कि इससे आपके वर्कर्स पर, एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर आपके वर्कर्स पर जो है इसका असर होता है और वो दिल लगाकर काम करेंगे और थोड़ा-सा वो बेहतर जो प्रोडक्ट आपको देंगे। तो ये मुख्तसर जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, जो एल्टन मेयो का जो थ्योरी है या इसका जो एक्सपीरियंस है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक फैक्ट्री में उन्होंने ये काम किया और उसका ये उन्होंने ये थ्योरी पेश किया कि इस तरह करने से जो है आपकी फैक्ट्री में, आपके इदारे में जो प्रोडक्शन है या स्कूल है, वहाँ पे आप टीचर्स को ज़्यादा जो है आप उनसे काम ले सकते हैं। आप उनको ज़्यादा काम के लिए इस तरह से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। द सेकंड वन, फ्रेडरिक टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत ज़बरदस्त थ्योरी है। ये बहुत ज़बरदस्त थ्योरी इन्होंने पेश किया है। इनके यहाँ ये फ्रेडरिक टेलर के यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंसान को मोटिवेट करता है काम के लिए, दैट इज़ मनी। वो साफ-साफ कहता है कि आप और कुछ ना करें, क्योंकि आपके पास जो वर्कर्स होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। जो आपके साथ मुलाज़िमीन होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो लिहाज़ा आप उनको, अगर उनसे ज़्यादा आप काम लेंगे, तो आप उनको ज़्यादा पैसा देंगे। वो किस तरह से ज़्यादा पैसा दे दें, आगे हम लोगों को इसको डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक यानी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है? तो रोज़ाना जो है एक एम्प्लॉयी का काम है एक मोबाइल की फिटिंग करना, सेटिंग करना, ठीक है? तो एक मोबाइल पे आप, अगर आप उसको 100% आप वो पैसे दे रहे हैं, तो अगर वो एक दिन में अपने जो लिमिटेड है, जो आपने काम रखा है कि एक किसी को इतना काम लाज़मी करना है, तो अगर कोई मुलाज़िम, अगर कोई एम्प्लॉयी उससे ज़्यादा काम करता है, तो आप उसको 100 की बजाय 120 पे कर लें। आप उसको 100 की बजाय 120 पे कर लें, ताकि कल भी वो जो है ज़्यादा काम की कोशिश करे। ज़्यादा काम प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन जो है आपको दे सके। और इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉयी 100 की बजाय, मतलब वो जो काम जो आपने लिमिट रखा है,
वो कंप्लीट नहीं करता है, उससे कुछ कम कंप्लीट करता है, तो आप उसको 100 की बजाय आप 80% दे दें। 100 की बजाय आप उसको 80% दे दें, तो फिर ये होगा कि फिर वो मेहनत करेगा। इस 80 को 100 पे लाने की कोशिश करेगा, फिर 100 से 120 तक जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें उसने कहा कि ये सिंपल सी बात है, आप उनको पैसे का लालच देकर आप उनको अपने जो है एम्प्लॉइज़ को, अपने जो है मुलाज़िमीन को आप जो है ज़्यादा उनसे आप काम ले सकते हैं। तो ये तरीका एक है जो फ्रेडरिक टेलर्स ने ये थ्योरी पेश किया है। ये मज़ीद वो कहता है इसमें 4 प्रिंसिपल्स भी उसने पेश किया है कि आप जिस तरह काम हो रहे होते हैं, आप उनको देखें, उन पे गौर करें और आप कोशिश करें कि नए तरीके से, बेहतर तरीके से उन काम को करने का कुछ सोचकर आप इनको डायरेक्शंस अपने टीम को, अपने जो है एम्प्लॉइज़ को दे दें। दूसरी बात वो कहता है कि हमेशा वक़्तन-फ़वक़्तन अपने मुलाज़िमीन को टीचिंग उनकी करें, उनको ट्रेन करें, उनको डेवलपमेंट उनमें इनकी लाएँ, ठीक है? ताकि आपके जो मेथड्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आए, आपका वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो वो कहता है वक़्तन-फ़वक़्तन आप उनको पैसे तो ज़्यादा दे दें, लेकिन आप उनको नए तरीके से काम करवाने के भी तरीके ढूँढें। आप उनको टीचिंग करें, आप उनको टीच करें, आप उनको ट्रेन करें, उनको डेवलपमेंट के लिए काम करें, ताकि न्यू मेथड से जो है आपका काम हो सके और आपका जो काम है वो ठीक से हो जाए। वो फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर शुड बी फुली हार्मोनाइज्ड। जो फ्रेडरिक टेलर है, वो कहता है कि जो मालिक है, जो मुलाज़िमीन है, इनके फ़ायदे, इनके जो इंटरेस्ट है, इनकी दिलचस्पी है, वो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुलाज़िमीन कुछ और चाह रहा है, किसी और तरीके से काम चाह रहा है और जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसी और तरीके से उसको काम करवा रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका काम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। हार्मोनी आपके और आपके एम्प्लॉयी के जो इंटरेस्ट है इसमें विल में होना चाहिए। आप लोगों के जो है मकासद, आप लोगों की जो है नियत सही, दोनों का सेम होना चाहिए। आप लोगों का मकसद सेम होना चाहिए। आखिरी में वो कहता है कि एस्टेब्लिश फेयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है उसके लिए फेयर लेवल आप कर लें, लेकिन जो हाई परफॉर्मेंस वाला है आप उसके लिए जो है प्रीमियम पे करें, आप उसके लिए ज़्यादा पे करें ताकि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाए। तो जो सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी था वो फ्रेडरिक टेलर का था, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहलाता है। इसके 4 प्रिंसिपल्स भी आप लोगों को बताएँ और डिफरेंशिएट प्रेस रेट इसके जो है इसको भी कहते हैं डिफरेंशिएट। ये इससे पहले जो आप लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएट प्रेस रेट सिस्टम आप कह सकते हैं इसको, कि उन्होंने ये मुतारिफ करवाया था। जो आखिरी हमारा जो है वो थ्योरी है, वो हेनरी फ्योल का है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी कहलाता है और इसको फादर ऑफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है और जो है मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं इसके हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, तो इसलिए इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है हेनरी फ्योल को। इन्होंने जो है मुख्तसर उसका इसकी थ्योरी डिटेल में है बाकी, लेकिन जो मुख्तसर जो 14 प्रिंसिपल्स उसने दे दिए एडमिनिस्ट्रेशन के, वो मैंने कुछ आप लोगों के लिए एडजस्ट किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक 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 सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं इसको कि डैड यानी अब्बू, डैड यूएसएसआर, यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन इसको कहते हैं, ओआईसी यानी डैड क्या आपने यूएसएसआर देखा है? बिल्कुल मैंने देखा है या मैंने देखा। तो इसमें जो स्पेलिंग्स, जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनमें तमाम आपके ये हेनरी फ्योल की जो थ्योरी है उसके प्रिंसिपल्स शामिल हैं। तो आप इस सेंटेंस को अगर आप याद करेंगे तो फिर आपको हेनरी फ्योल का पूरा जो है जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है वो समझ आ जाएगा। डैड यूसी यूएसएसआर ओआईसी, इसमें जो पहला है डी वो डिवीजन ऑफ वर्क है। फिर दूसरा जो है वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तीसरे पे नंबर पे डी जो आ रहा है वो डिसिप्लिन का है। इसके बाद यू है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। फिर सी है यानी कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। फिर यू आ रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। फिर एस है सबऑर्डिनेटिंग ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर दूसरा एस है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसके बाद आर है वो रेम्यूनरेशन है और आखिर में जो आ रहा है ओ ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है। आई इज यूज्ड स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव एंड एस स्टैंड्स फॉर स्केलर चेन एंड ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी एंड इन लास्ट स्प्लिट द कॉर्प्स
जो कि दिस इज द लास्ट वन। अभी इसको डिटेल में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, वो कहता है सबसे पहले आपने एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने डिवीजन ऑफ वर्क करना है, तमाम लोगों की काम की डिवीजन करना है कि ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाजमी है कि सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क करे, सबकी काम को डिवाइड करे। दूसरी बात ये कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी अथॉरिटी को उनको बताएं, सबकी अथॉरिटीज को उनको बताएं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताएं। आप सबके डिवीजन के बाद आप सबकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको अलग अलग आप उसको बता दें। तीसरी बात, डिसिप्लिन जो होते हैं, जो रूल्स आपने सेट किए हैं वो सब साथ शेयर करना है, डिसिप्लिन की ये हमारा डिसिप्लिन है। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये है कि आप सेम टाइम एक काम उनसे ले रहे हैं, आप उनको कहते कुछ है, आप करवाते कुछ है उनसे, ठीक है, तो ये फिर सही नहीं रहेगा। या आप उनको एक काम के लिए बताएं, अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उनको कोई और काम देंगे, तो ये फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं हुआ। तो आपके काम में एट अ टाइम उनको एक काम के लिए आप दे दें। और फिर सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन का मकसद ये है कि तमाम जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, तमाम आपके टीचर्स हैं, उन सब को सजेशन का आप हक दे दें, यानी वो सब आपको सजेशन दे सके। अपने आपने ऐसा रखना है अपने मैनेजमेंट को कि वो आपको सजेशन दे दे, बेशक आप जो है डिसाइडर आप खुद बन जाए, आप जो है मैनेजर हो तो आप डिसाइड आप पे खुद करें, लेकिन आप उनको हक दे दे, मशवरा, मतलब इसका आसान अल्फाज में आप अपने तमाम मुलाजमीन से आप मशवरा करें। और यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि जो यानी ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर के लेवल तक तमाम में जो है जो कमांड है जो दिया जाता है, आप कुछ और कहते हैं मुलाजमीन को, फिर आपसे नीचे का जो जिम्मेदार है वो कुछ और कहेंगे, तो ये यूनिटी नहीं हुआ। तो आपका कमांड को जो है यूनिट होना चाहिए, उनको यूनिटी आपको होनी चाहिए। और फिर जो 7वें नंबर पे है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी आपने ज़ाती मफ़ाद को आपने साइड पे रखना है, आपने इज्तिमाई मफ़ाद को देखना है। आप अपने ज़ाती मफ़ाद को भी साइड पे रखें, आप किसी मुलाज़िम का भी ज़ाती मफ़ाद को साइड पे रखें, बल्कि सबके मफ़ाद के लिए जो काम बेहतर है आप उसकी तरफ जाएँ, आप उसको प्रेफ़र कर लें। और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, किसी भी मुलाज़िम को रखने वक़्त आपने कि इतने वक़्त के लिए उसके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए, आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए कि सबको पता हो कि मुझे कितना अर्सा यहाँ पे काम करना है। और रेम्यूनरेशन होना चाहिए, सैलरी जो पैकेजेस है वो प्रॉपर होने चाहिए और वो उनको काफ़ी होने चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए इतने कि वो उनके लिए मसला हो। फिर ऑर्डर होनी चाहिए, तमाम काम में आपके जो है ऑर्डर सीक्वेंस होनी चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि इनिशिएटिव्स आपने लेने चाहिए, आप जो है वक्तन फ़वक्तन आप इनिशिएटिव्स लेते जाएँ, क्रिएटिविटी आप जो है लेते जाएँ और क्रिएटिविटी आप पैदा करें स्टाफ में और स्कूल में, काम में। और स्किलर चेन होना चाहिए, तमाम जो काम है वो बिल्कुल हर किसी को अपने काम को अपने साथ करना चाहिए, अपने तक महदूद रखना चाहिए, यानी चेन के साथ कौन किसको जवाबदेह है, कौन किसको जवाबदेह है, चपरासी जो है टीचर को, टीचर जो है फिर वाइस प्रिंसिपल फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फिर डायरेक्टर। तो इसी तरह स्किलर चेन होनी चाहिए एक दूसरे से जवाबदेह होने के लिए, ताकि वो प्रॉपर स्मूथली आपका काम हो सके। फिर तीसरे 13वें नंबर पर वो कहता है इक्विटी होनी चाहिए, तमाम मिली। देखिए, एक है इक्वलिटी, एक है इक्विटी। इक्वलिटी वो है कि सबके जो है तमाम हकूक, उनके पे वगैरह सब एक होनी चाहिए, इक्वलिटी। लेकिन यहाँ पे इक्विटी इन्होंने यूज़ किया है। इक्विटी का मकसद ये है कि आपका बिहेवियर जो है सबके साथ सेम होना चाहिए। एक चपरासी है, एक सीनियर टीचर है, एक जूनियर टीचर है, तो आपके एहतराम, रिस्पेक्ट उनके लिए सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। तो 14 उसने किया है जो है बहुत एक मैनेजर के लिए, बहुत एक प्रिंसिपल के लिए लाज़मी है, स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये जो है इसका मतलब है कि टीम वर्क होने चाहिए और जो है सबको जो है तमाम चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक सबको जो है स्कूल को अपना समझना चाहिए। स्कूल की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपना समझना चाहिए और टीम वर्क में काम करना चाहिए। और दिस वाज़ द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ आप कह सकते हैं कि हेनरी फ्योल का। ये 3 थ्योरीज़ थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के साइंटिफिक थ्योरीज़ थे। आप लोगों को मैंने बता दिया, अगर किसी को समझ नहीं आया तो काइंडली फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, इंशाल्लाह यू विल बी गिवन सुटेबल आंसर्स, इंशाल्लाह यू विल बी प्रोवाइडेड यू आंसर। अगर किसी के अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, कोई हमारे साथ रजिस्टर होकर चलना चाहता है, तो आप लोग
ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, बाकी नोट्स शेयर करने के लिए, तो काइंडली आप जो है हमारे साथ रजिस्ट्रेशन के लिए गिवन नंबर पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि जो है अब हम आपके बिल्कुल बाकायदा रेगुलर क्लास में आपको एनरोल कर सके। इसमें आप प्रॉपर आपके जो है टेस्ट भी होते रहेंगे, आपकी तैयारी पूरी होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे हमारा जो है मैनेजमेंट की क्लासेस खत्म हो गए। आगे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।